मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कुछ अरबपतियों और गरीबों की विचारधारा के बीच की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि फॉक्सकॉन एयरबस जैसी 7 लाख करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाएं गुजरात में स्थानांतरित कर दी गई, जिससे महाराष्ट्र के युवाओं की नौकरियां छिन गई। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहां पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है। उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटेजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, एमआरआई की जरूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का कहना है कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी देश छोड़कर चले गए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वे युद्ध के मैदान से हट गए हैं। मैंने कुछ विज्ञापन देखे आज अखबारों में। बीजेपी कह रही है कि वे चुनाव जीतने के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। 3 कार्यकाल और 11 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद पीएम मोदी के पास अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मान लिए मैदान से भारतीय जनता पार्टी बात कर गई और आज मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं देखा था। ये लोग चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने तक आगे जाने वाले हैं, क्योंकि इस देश में कभी कभी गंभीर समस्या
आने के बाद देश पूरा इकट्ठा होकर उसका मुकाबला किए। वो बॉम्ब ब्लास्ट हो या हिंदू मुस्लिम कम्युनल हो या हिंदू क्रिश्चियन कम्युनल हो, ऐसा कुछ भी अगर कुछ तकलीफ आए तो देश पूरा इकट्ठा होकर एक साथ खड़े रहकर ऐसे समस्याओं को मुकाबला किए। मगर 3 बार 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक 11 साल में क्या किया, गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या किए, उन लोगों के लिए क्या किया, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज फिर ऐसे बॉम्ब ब्लास्टों के बारे में और कुछ नया नया मुद्दा चर्चा में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड चुनाव को लेकर तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के चुनाव में 14,218 बूथ हैं। कुछ विशेष बूथ बनाए गए हैं, कुछ बूथ महिलाओं द्वारा प्रतिबंधित होंगे। वहीं 239 बूथों पर सभी अधिकारी महिलाएं होंगी। 22 PWD प्रतिबंधित बूथ होंगे। आगे उन्होंने क्या जानकारी दी, क्या कुछ कहा, सुनिए। 5 बजे आपका कैंपेन पीरियड खत्म होगी। उसी समय के बाद कोई भी बाहर से आया हुआ पॉलिटिकल वर्कर है, स्टार कैंपेनर है, वो पोलिंग एरिया छोड़कर बाहर आना पड़ेगा, बाहर आना होगा। उसका संबंधित कमीशन का निर्देश स्पष्ट है। इसी फेज 2 में कोई भी P- डिस्पैच नहीं है, सभी डिस्पैच 19 तारीख ही होगा। केवल इसमें P+1 अराइवल के है, 220 बूथ है, उसका अराइवल है आपका P+1 है। वो दूर इलाका है, सिक्योरिटी रीजन, उसी कारण से उन लोग पोलिंग पार्टी रह के उसके बाद अगला दिन सुबह आएंगे। इसी इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमेन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी है, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से PWD मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहां पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो PWD में। फिर यूथ मैनेजर 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। फिर उसके बाद तो 48 बूथ है, उसमें यूनिक वे में डेकोरेट की जाएगी ताकि एक फेस्टिवल मोड होगा। उसके साथ में आपका एनवायरमेंट का, वहाँ का लोकल कल्चर है, उसमें उसका। वहीं राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता और ज्यादा खराब हो गई और कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई दिखाई दी। वहीं वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर प्लस स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाई जा रही है। केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज पूरे उत्तर भारत को मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, जयपुर, बीकानेर, भोपाल, पटना, लखनऊ। आज देश भर में AQI बहुत खराब स्थिति में है। आज देश भर में लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है।
कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में नॉर्थ इंडिया सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर वेरी पुअर 310। एक के बाद एक अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर जनता को मास्क वितरित किए, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं दिल्ली भी बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार जिस तरह का शासन चला रही है उससे दिल्ली के लोग काफी परेशान हैं। धूल पर नियंत्रण करना होगा और पंजाब में पराली जलाना बंद करना होगा। स्थिति प्रदूषण की समस्या दिल्ली सरकार के खराब काम के कारण और ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी। लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सर, कल कैलाश गहलोत ने भी लंबा चौड़ा पत्र लिखा है जिसमें दिल्ली की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। कहा कि आम आदमी की जगह आप लोग पॉलिटिकल वेंडेटा पे रहे। कल उनका जो पत्र आया है उन्होंने तो सिर्फ 2 विषय छुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा विषय जो है वो गंभीर है, जिसपे बार बार ये कहा जा रहा है कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो चाहे एयर प्रदूषण हो, दिल्ली को इतनी बुरी हालत में लाने का श्रेय अगर किसी को है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को है, जिसने 10 सालों में पोल्यूशन को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। जब जब समस्या आती है तब तब सिर्फ इवेंट करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। हमारा बार बार आग्रह है कि ये पोल्यूशन 1-2 दिन 1 महीने की समस्या नहीं है, ये 12 महीने दिल्ली की समस्या, और उससे लड़ने के लिए 12 महीने काम करने की जरूरत है। आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो दिल्ली और बद से बदतर होती। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले ही साल यानी कि 2025 में होने वाले हैं और इससे पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने खुद उन्हें आप की सदस्यता दिलाई। वहीं आप में शामिल होने पर सुमेश शौकीन कहते हैं कि दिल्ली देहात के लिए, दिल्ली से जोड़ने के लिए जो भी काम किया जा रहा है वह अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं दिल्ली देहात और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर काम करूंगा। अभी विकास का कार्य, चाहे वो रोडों की कनेक्टिविटी से लेकर, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि में बस सर्विस से लेकर, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि में छोटे छोटे आपके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर लोगों को, जो दिल्ली देहात को दिल्ली से जोड़ने का काम किया, वो आम आदमी पार्टी के 11 साल के कार्यकाल में और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ। लोगों के काम करने के जो जज्बे को मैंने इस पार्टी में देखा और अपने कार्यकाल में मैंने भी अपने लोगों के लिए काम किया, उसी को आगे बढ़कर आज हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और दिल्ली देहात के लोगों के लिए और अपनी विधानसभा के लोगों के लिए और दिल्ली के आम जनमानस के लिए अरविंद केजरीवाल साहब के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इनके साथ मिलकर काम कर सकता हूं। बहुत बहुत
वहीं सुमेश शौकीन के आप में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सुमेश शौकीन कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारी सरकार से पहले दिल्ली देहात के लोगों को यह महसूस नहीं होता था कि वे दिल्ली का हिस्सा हैं। उनकी अपेक्षा और अनदेखी की गई। 2012-13 में दिल्ली में ओलावृष्टि हुई थी और जब एक पत्रकार ने शीला दीक्षित से फसलों के नुकसान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली में खेती भी होती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली देहात के दिल्ली के बहुत बड़े नेता सुमेश शौकीन जी अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। हमारी सरकार आने के पहले दिल्ली देहात इलाके को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जाता था, इग्नोर किया जाता था और वहां पे रहने वाले लोगों को लगता नहीं था कि वो दिल्ली का हिस्सा है। मेरे को अभी भी एक वाकया याद है, जब 2013 के चुनाव के पहले दिल्ली में वो पड़े थे, ओले पड़े थे एक बारी 2013 में, 12 में या 13 में, और फसलें खराब हो गई थी। तो किसी पत्रकार ने शीला दीक्षित जी जो उस वक्त की मुख्यमंत्री थी उनसे पूछा कि मैडम फसलें खराब हो गई, इस पे आपको क्या कहना है। तो शीला दीक्षित जी ने कहा अच्छा दिल्ली में खेती भी होती है। तो उस वक्त की मुख्यमंत्री जो 15 साल से मुख्यमंत्री थी उन्हें यह भी नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर किसान भी रहते हैं और दिल्ली के अंदर खेती भी होती है। हमारी जब सरकार बनी 2015 में तो उसके तुरंत बाद मेरे को याद है ओले पड़े, खेती खराब हुई और मैं खुद गया था और 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमने लोग किसानों को मुआवजा दिया था। उसके बाद से दिल्ली देहात का जो विकास का सिलसिला चालू हुआ, हमने इतने सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, सीवर की कनेक्टिविटी दी है, सड़कें बनाई है। सबसे बड़ा डिमांड जब मैं जाता था उनकी होती थी भी स्कूल नहीं है, स्कूल बहुत शानदार बनाए हैं वहाँ पे। हमने बहुत सारे प्लेग्राउंड बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं, जो सबसे बड़ी डिमांड दिल्ली देहात के लोगों को होती थी। मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं। तो जो विकास मेन दिल्ली देख रही थी वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सुमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं इनके जुड़ने से दिल्ली देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी और ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यहां महाविकास अघाड़ी सत्ता में आने वाली है और महायुति जाने वाली है। मैं जहां भी गया हूं वहां लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी है। वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में अभी हमने जो है वो तय नहीं किया है। उनका कहना है कि हम सब भाजपा को हराने के लिए एक हो गए हैं और नई सरकार लाने के लिए एक हो गए हैं। हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। महाविकास आघाड़ी सत्ता में आने वाली है और जो महायुति आघाड़ी जो है वो जाने वाली है। हमने बहुत से एरियाज में महाराष्ट्र में भी घूमा, विदर्भ खास करके मराठवाड़ा, विदर्भ, वेस्टर्न महाराष्ट्र, बॉम्बे, ये सब एरिया में मैं कहाँ भी गया हूँ वहाँ का अच्छा रिस्पांस है लोगों का और 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठकर सुनने के लिए भी तैयार हैं और इस सरकार से बहुत बेजार भी हो गए हैं। इसीलिए ये हमको बहुत बड़ा एक फीडबैक आ रहा है कि ये यहाँ पर गठबंधन की सरकार आएगी। शरद पवार बोल रहे हैं कि पहले जिसकी सीट ज्यादा चुनकर आएगी वही उनका सीएम बनेगा। देखो वो तो हम तय नहीं किए, तो वो जो होगा उस वक्त की बात है। अब इस वक्त हम सिर्फ 24 घंटे 25 घंटे बचे हैं, इसके ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो भी होगा सब मिलकर बैठ के तय करेंगे। सरकार होने के बाद 72 घंटे बच जाते सरकार बनाने के लिए। अरे देखो सरकार, हम तो सब मिलके बीजेपी को हराने के लिए
एक हो गए हैं और नई सरकार लाने के। खबर गोरखपुर से है, जहां पूर्व बीडीसी सदस्य विपिन पासवान की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके पिता ने ही की थी। पिता अपने बेटे की नशे की लत से काफी परेशान थे। आपको बता दें कि बेटे की लत छुड़ाने की काफी उनके द्वारा कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो पिता ने छेनी और ईंट से बेटे का सर पर मारकर उसको जान से मार दिया। वहीं शव को एम्स इलाके के तोरा नाले के पास फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी पिता दीनानाथ पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 11 नवंबर की रात दीनानाथ विपिन को शांत कराने के लिए बहरामपुर मंदिर ले गए थे, लेकिन जब वह वापस नहीं आए तब विपिन उनसे झगड़ा करने लगा। गुस्से से भरे दीनानाथ ने पास में पड़ी ईंट और छेनी से उसका सर फोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गौर सर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना एम्स को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना एम्स से पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 542/2024 जो 103 BNS 238 217 248 में पंजीकृत हुआ था, उसमें जो अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस मुकदमे में 12 तारीख को ये सूचना मिली थी कि थाने पर सूचना मिली थी कि विपिन पासवान नामक युवक की लाश पड़ी हुई है। उस पे उनके पिता द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया और यह निकल के आया है कि उनकी मृत्यु उनके पिता। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं खुद यहां प्रचार कर रहा हूं, कल महाराष्ट्र में भी था। जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार के 5 साल में लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा, जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। ऐसे में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। खुद प्रचार यहाँ पे कर रहा हूँ और कई सीटों में झारखंड, कल महाराष्ट्र में भी था। एक बात तय है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो झारखंड में एक बार फिर लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार पर मजबूती से बनता जा रहा। जिस तरीके से पिछले 5 साल हेमंत सोरेन जी की सरकार की वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा, भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस सरकार में हुआ, और तो और झारखंड को शर्मसार होना पड़ा क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री स्वयं जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों में उनको जाना पड़ा। ऐसे में झारखंड की जनता ने मन बना लिया, इस बार वो बदलाव चाहती है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।